पड़ोस वाले घर में मेरी एक दीदी रहती थी जो मुझसे 10 साल बड़ी थी। बचपन में मैं अक्सर उनके घर जाकर खेलता था और फिर एक दिन अचानक ही उन्होंने मेरी आंखों पर काले कपड़े की पट्टी बांध दी। उन्होंने कहा कि हम एक गेम खेलने वाले हैं, बस शर्त यह है कि मैं अच्छे से सहयोग करूं। गेम खत्म होने के बाद वो मुझे टॉफी दिलाएंगी। लेकिन एक दिन ये गेम पकड़ा गया। मेरे पापा बड़े फिजूल खर्ची इंसान थे, बस दिन भर खाने पीने और मौज मस्ती के अलावा उन्हें कुछ सूझता नहीं था। मैंने सुना था कि वो एक बार शराब के ठिकाने पर गए थे जहां उनकी मुलाकात मेरी माँ से हुई। कहते हैं कि उन दोनों में से कोई भी लालची या बुरा नहीं था। फिर मुझे पैदा किया, लेकिन मेरे पैदा होने के कुछ ही समय बाद मेरी माँ ने आधे रास्ते से मेरे पापा को छोड़ा और भाग गई। और फिर स्वाभाविक तौर पर मैं एक सिंगल पेरेंट परिवार का बच्चा बन गया। जब मैं छोटा था अक्सर मैं अकेला ही घर पर रहता था क्योंकि मेरे पापा बाहर पार्टी करते रहते थे और बहुत कम लौटते थे। तब हमारी पड़ोस वाली आंटी को मुझ पर तरस आया। उन्होंने मुझे अक्सर अपने घर खाने पर बुलाना शुरू कर दिया। उनके घर में वही दीदी थी जो मुझसे 10 साल बड़ी थी। वो मेरे साथ खेलती, मुझे टॉफी चॉकलेट देती। धीरे धीरे अनजाने में ही वही मेरे लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान बन गई। उस दिन आंटी और अंकल कहीं बाहर गए हुए थे, घर पर बस हम दोनों थे। तभी अचानक उन्होंने काला कपड़ा निकाला और धीरे से मेरी आंखों पर बांध दिया। बोली, चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें टॉफी दिलाऊंगी। जैसे ही मैंने टॉफी का नाम सुना मैंने तुरंत हाँ कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन हम लोग आधे गेम में ही थे कि तभी अंकल वापस आ गए। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि अंकल गुस्से से कांप रहे थे और दीदी एक कोने में छिप गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे पापा भी आ गए। मुझे देखते ही उन्होंने सबसे पहले मुझ पर लात मारी, फिर मुझे खींचते हुए वापस घर ले गए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मैं दोबारा उस घर की तरफ देखा तो मेरे पैर तोड़ देंगे। उसके बाद मैंने दीदी को फिर कभी नहीं देखा। 2 महीने बाद तो वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। उस दिन से मुझे अपने पापा से नफरत होने लगी। मुझे लगा कि उन्होंने ही मुझे दीदी से दूर किया है। मैं हर बात में उनका उल्टा करने लगा, लेकिन वो वैसे ही रहे। रात भर घर आना और मैं अनाथ की तरह। कोई मेरी फिक्र करने वाला नहीं, कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं। धीरे धीरे जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे समझ आया कि दीदी मुझे जो गेम खेलने को कहती थी वो असल में क्या था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे उस बात का कोई मलाल नहीं है, बस अपने आप से नफरत होती है कि मैं उस उम्र में जब मैं बिल्कुल लाचार था उस इंसान से मिला जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता था। अगर दोबारा मौका मिला तो मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। जब मैं 18 साल का हुआ तब मैं 11वीं क्लास में था, पूरी तरह से जवानी के उस दौर में जहां हर बात में उल्टा करने का मन करता है। उसी साल मेरे पापा पर एक मुसीबत आ पड़ी। उन्होंने जुए में पैसे उधार लिए और जब वो भाग रहे थे तो गलती से किसी की आंखें फोड़ दी। अब नुकसान की भरपाई के लिए हमारा घर चला गया और पापा को कुछ साल जेल हो गई। सच कहूं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिए या मरे। बस ये सोचकर दिमाग खराब हो रहा था कि घर गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन शायद मेरे पापा में थोड़ी बहुत इंसानियत बची थी। उन्होंने मुझे एक चेन आंटी के जिम्मे कर दिया। सुनने में आया कि वो उनकी बचपन की दोस्त थी। उस वक्त मेरे पापा को लगा कि वो उनके लायक नहीं है और उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे शादी नहीं की। चेन आंटी विधवा थी और उनकी एक बेटी थी। उनके पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था, जिसके बदले उन्हें काफी बड़ी रकम मिली थी। उसी पैसे से उन्होंने हमारे मोहल्ले में एक घर खरीद लिया। एक दिन मैं उनके घर पहुंचा। आंटी ने बड़े प्यार से कहा, अरे बच्चा आ गया, जल्दी आओ, खाना लगने वाला है। और फिर अपनी बेटी को बुलाते हुए बोली, आओ नमस्ते करो। भैया बोलो। चेन आंटी की बेटी का नाम चेनसू था। वो मुझसे 1 साल छोटी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने एक ऐसी घृणित नजर से देखा मानो मैं कोई कचरा हूं। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि पहली नजर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। चमकीले पीले बाल, सस्ती टी शर्ट, फटी जीन्स, मैं किसी भी अच्छे इंसान की तरह नहीं लगता था। खाने के दौरान चेन आंटी तो बस बातें करती रही, बीच बीच में मुझे खाना परोसती रही, लेकिन चेनसू सिर झुकाए खाती रही और बीच बीच में मुझे घूरती रही। उस रात मैं एक कमरे में लेटा था, छत की तरफ देख रहा था। पहली बार मुझे अजीब सी अनिश्चितता महसूस हुई। सोच रहा था अब आगे क्या करूं, कहां जाऊं, वो दीदी कहां है। मेरी सुविधा के लिए चेन आंटी ने मेरा ट्रांसफर उसी स्कूल में करवा दिया जहां उनकी बेटी पढ़ती थी। वो एक प्राइवेट स्कूल था, मेरे पिछले स्कूल से बिल्कुल अलग। स्कूल के पहले दिन आंटी ने चेनसू को कहा कि वो मुझे स्कूल ले जाए और उसी की क्लास में मेरा एडमिशन भी करवा दिया। लेकिन चेनसू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोली, मैं तुम्हें स्कूल नहीं ले जाऊंगी, मेरे पीछे मत आना। बहुत शर्म की बात है। मुझे पता था कि वो खुश नहीं होगी, लेकिन इतना बुरा बोल देगी ये नहीं सोचा था। मैंने उसे बिना पलटे ही कहा, चेन आंटी ने तुम्हें बोलना नहीं सिखाया क्या? कितनी गंदी जुबान है। और मैं सीधा चलता बना, उसे पीछे चिल्लाता हुआ छोड़ आया। मैं काफी देर तक सड़कों पर भटकता रहा और किसी तरह स्कूल पहुंचा। अंदर जाने ही वाला था कि सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। अंदर नहीं जा सकते, भाग यहां से वरना बुरा होगा। मैंने अपनी तरफ देखा। सच में मैं स्कूल में फिट नहीं बैठता था। मैं एक आवारा बच्चे जैसा लग रहा था। मैंने बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी तरह अंदर नहीं जाने दिया। मैं चिढ़ गया और सोचा, क्या बकवास स्कूल है, किसको पड़ी है स्कूल जाकर। मैं वहां से सीधा पास के साइबर कैफे में घुस गया और गेम खेलने लगा। जब रात को घर लौटा तो चेन आंटी ने पूछा, क्यों नहीं गए स्कूल? चेनसू एक तरफ खड़ी थी, मुंह बनाए हुए। मैंने कहा, गार्ड ने अंदर नहीं घुसने दिया। आंटी ने मेरी तरफ देखा और सब समझ गई। बोली, कल मैं खुद लेकर जाऊंगी तुम्हें अगले दिन स्कूल में। आंटी ने क्लास टीचर से बात की और फिर चली गई। जैसे ही मैं क्लास में घुसा
सारी नजरें मुझ पर टिक गईं। आखिरकार इन सब तथाकथित संस्कारी बच्चों के बीच मैं बिल्कुल अलग था। टीचर ने मुझे चेन सू के साथ बिठा दिया। वो घृणा से मुझे देख रही थी। मैंने बैठते ही फोन निकाला और बेंच के नीचे कुछ देखने लगा। चाहे टीचर कितनी भी मेहनत कर ले, मुझे एक शब्द समझ नहीं आता था। मेरे लिए पढ़ाई इस दुनिया की सबसे बड़ी यातना थी। मैं क्लास के बाद एक नॉवल पढ़ने में व्यस्त था कि तभी दो लड़के आकर मेरी बेंच पर पटकने लगे। तेरा चेन सू से क्या रिश्ता है? मैंने उन पर एक नजर डाली और सब समझ गया। इस उम्र में लड़के प्यार के चक्कर में पड़ने लगते हैं, हार्मोन्स उबल रहे होते हैं। शायद इन्हें चेन सू पसंद थी या फिर उसी ने इन्हें भेजा था। चेन सू का स्वभाव भले ही खराब था, लेकिन मानना पड़ेगा वो सच में खूबसूरत थी। लेकिन मुझे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उन्हें अनदेखा करके फिर से नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे इग्नोर करते देख उन्हें लगा कि चेन सू के सामने उनकी इज्जत उतर रही है। उनमें से एक ने मेरे हाथ से फोन छीनने की कोशिश की और दूसरा चिल्लाया, हम तुमसे बात कर रहे हैं। मैं अचानक खड़ा हो गया, दोनों को धक्का देते हुए बोला, निकलो यहां से। वो कुछ और कहते, उसी वक्त घंटी बज गई। दोनों ने मुझे देखते हुए कहा, देख लेना, और अपनी सीटों पर चले गए। लेकिन असली मामला तब हुआ जब स्कूल छूटा। दोनों ने मुझे सीढ़ियों पर घेर लिया और दूर चेन सू खड़ी थी। चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उनमें से एक ने आकर मुझे धक्का देते हुए कहा, चेन सू से दूर रहना। इस बार मैं खुद पर से काबू नहीं रख पाया। मैंने उनकी जमकर पिटाई कर दी। चेन सू वहीं दूर सन रह गई। लेकिन मेरे लिए मार पीट तो रोज की बात थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उस रात मैं चेन आंटी के घर नहीं लौटा। एक होटल में कमरा ले लिया। बिस्तर पर लेटे हुए मैं सोच रहा था। आंटी बार बार कॉल और मैसेज कर रही थी, पूछ रही थी कि मैं कहाँ हूं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था। मैंने फैसला किया कि अब मैं किसी के घर पर आश्रित होकर नहीं रहूंगा। मैं अकेला रहूंगा, स्कूल जाना छोड़ दूंगा, कोई काम ढूंढूंगा, थोड़े पैसे बचाऊंगा और फिर अपनी उस दीदी को ढूंढने निकलूंगा। अगले दिन मैं स्कूल तो गया, लेकिन प्लान था कि शाम को अपना सामान लेने चेन आंटी के घर जाऊंगा। जैसे ही मैं क्लास में घुसा, माहौल कुछ अजीब था। सब मुझे देखकर फुसफुसा रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आया, सन्नाटा छा गया। मैंने चेन सू की खाली सीट पर नजर डाली। फिर उसी दौरान जिस लड़के को मैंने मारा था, जिसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे, वो मेरे पास आया और ताना मारा, अरे ये तो वो जेलर का बेटा है। हरामखोर के बच्चे को स्कूल आने की औकात है। ये शब्द मेरे लिए गर्म लोहे की तरह थे। मेरा सिर चकरा गया। मैं फट से उठा और सबकी हैरान नजरों के बीच क्लास से बाहर भागा। मैं स्कूल के बाहर भागता हुआ निकल गया। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि ये बात किसने फैलाई थी। इस बार मैं सच में आग बबूला हो गया था। मेरे सिर में खून उबल रहा था। मैं सीधा चेन आंटी के घर की तरफ भागा। अंदर घुसा तो घर में सन्नाटा था। आंटी शायद बाहर गई थी। मैं सीधा चेन सू के बेडरूम के दरवाजे के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने मुट्ठियों से पीटना शुरू कर दिया। धम 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 चेन सू, बाहर निकल। अंदर से आवाज आई, क्या चाहिए तुझे? मैं चिल्लाया, तूने ही कहा ना, तूने ही बताया सबको कि मेरा बाप जेलर है। वो बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तुझे क्या हो गया है? मैं गर्जा, बहाने मत बना। तेरे अलावा और कौन होगा? मैंने जोर से दरवाजे पर लात मारी। अंदर थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर अचानक दरवाजा खुला। चेन सू ने सीधे मुंह पर कहा, हाँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ? अपराधी का बेटा मेरे घर रहने लायक नहीं है, मेरे स्कूल पढ़ने लायक नहीं है। सुन रहा है, क्या कर लेगा तू? उसके शब्द चाकू की तरह चुभ रहे थे। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उसके पाजामे के कॉलर को जोर से पकड़ा, उसे कमरे से बाहर घसीटा और जोर से सोफे पर पटक दिया। उसकी आंखों से बाजुओं के नीचे से झांकते हुए आंसू बह रहे थे। वो आंखें लाल थी, बहुत लाल। वो बस मुझे घूर रही थी, बिना कुछ कहे। उसी पल मानो किसी ने मुझ पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी। मैं अचानक होश में आया। मैं क्या कर रहा हूं? मैं मुंह फेरकर अपने उस कमरे में भागा जो अभी कुछ दिनों के लिए मेरा था। जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े बैग में डाले और फिर बाहर निकला। जब मैं लिविंग रूम से गुजरा, चेन सू अपने कमरे में जा चुकी थी। मैंने अपनी जेब से करीब 300 रुपए निकाले, जो कुछ दिनों के खाने पीने के पैसे थे, और टेबल पर रख दिए। फिर बिना पीछे देखे दरवाजा खोलकर चेन आंटी के घर से निकल गया। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, जिसका किराया 600 रुपए प्रति महीना था। जल्द ही मुझे एक केटीवी में बतौर वेटर काम मिल गया। दिन की शिफ्ट में 100 रुपए, रात की शिफ्ट में 120 रुपए। जल्द से जल्द पैसे बचाने के लिए मैंने बिना सोचे रात की शिफ्ट चुन ली। उसके बाद चेन आंटी के फोन आते रहे, लेकिन मैंने कभी रिसीव नहीं किया। आखिर में उन्होंने मुझे 2 मैसेज किए, कुछ पैसे लौटाए थे। मैंने स्क्रीन पर बहुत देर तक देखा, लेकिन वो ट्रांसफर स्वीकार नहीं की। ये केटीवी शहर का सबसे बड़ा ठिकाना था। मैं अभी 1 हफ्ते भी काम नहीं किया था कि मैनेजर खुद मेरे पास आया, ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम्हारा लुक कुछ खास है बेटा। कभी मर्द मॉडल बनने के बारे में सोचा है? कम काम, तेज पैसा। सच कहूं तो मेरे बाप में एक ही खूबी थी, उनका चेहरा सच में अच्छा था और वही खूबी मुझे विरासत में मिली थी। लेकिन मैंने मना कर दिया। बस ये सोचकर ही मुझे झंझनाहट होती है कि उन बदसूरत चेहरों के सामने झूठी मुस्कान बनाकर रखनी है और उनकी हरकतें सहनी है। मैं गरीब हूं, लेकिन उतनी गिरावट अभी नहीं आई है। एक दिन रात की शिफ्ट के बाद मैं कमरे पर आया और बिस्तर पर लेटती अचानक सपने में खो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पहले हमेशा मुझे पड़ोस वाली दीदी के सपने आते थे, लेकिन इस बार सपने में बार बार चेन सू की वो लाल, जिद्दी और आंसुओं से भरी आंखें आ रही थीं। मैं चौंक कर उठ गया। तुरंत भागकर बाथरूम गया और ठंडे पानी से नहा लिया। बाथरूम से बाहर निकला ही था कि फोन बजा। स्क्रीन पर 3 शब्द झिलमिला रहे थे,
चेन आंटी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं अपने आप से पूछ रहा था, कहीं मैं इतना हैवान तो नहीं हो गया। काफी देर हिचकिचाने के बाद जब फोन बंद होने ही वाला था तो मैंने बुरी तरह से रिसीव किया। दूसरी तरफ से चेन आंटी की आवाज हमेशा की तरह मुलायम थी। जियाओ यू, मुझे 1 हफ्ते के लिए अचानक काम से बाहर जाना हो रहा है। चेन सू घर पर अकेली है, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। प्लीज मेरी मदद कर दो, उसका ध्यान रखना। अंत में उन्होंने मुझे सीधे 2000 रुपये ट्रांसफर भी कर दिए। मैंने स्क्रीन पर उस नंबरों की कतार को देखा और फिर उस सपने को याद किया। मेरे दिल में मिली जुली भावनाएं थीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने हाँ कर दी। आखिरकार पैसे को मना करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले दिन मैं ठीक स्कूल छूटने के समय उसका इंतजार करने लगा। पहले दिन जब चेन सू बाहर निकली और मुझे देखा तो वो साफ तौर पर चौंक गई। उसके चेहरे पर पहले हैरानी और फिर वही पुरानी घृणा आ गई। उसने एक शब्द नहीं बोला, बस होठों को दबाया और सिर झुकाए आगे बढ़ गई। मैंने भी बात करने का मन नहीं किया और पीछे पीछे चलने लगा। हम दोनों पूरे रास्ते खामोश थे जब तक घर नहीं पहुंच गए। उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और सीधे अपने कमरे में घुस गई। मैं थोड़ी देर लिविंग रूम में खड़ा रहा, फिर नीचे दुकान से खाने का एक पैकेट और एक बोतल दूध ले आया और टेबल पर रखकर चलता बना। मुझे केटीवी में अपनी रात की शिफ्ट पर जाना था। अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन यही सिलसिला था। वो घर आती, अपने कमरे में जाती, मैं खाना रख देता और चला जाता। एक शब्द नहीं। ये अजीब सी खामोशी 5वें दिन तक जारी रही। 5वें दिन हमेशा की तरह मैं स्कूल के गेट पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था और वो नहीं दिखी। एक मिनट कट रहा था और मुझे काम के लिए देर हो रही थी। मैं चिढ़ने लगा। इस नन्ही बेगम को फिर क्या सूझ रहा है? बेचैन होकर मैंने स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। गार्ड ने मेरे पीले बालों को देखकर कुछ याद किया होगा। उसने मुझे रोका तक नहीं। स्कूल की बिल्डिंग अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। मैं उसकी क्लास के दरवाजे तक पहुंचा। पिछला दरवाजा खुला था। एक नजर अंदर, खाली क्लास। बस वो अकेली अपनी बेंच पर सिर झुकाए कंधे सिकोड़े बैठी थी। पता नहीं सो रही थी या कुछ और कर रही थी। मैंने आवाज दी, ओए चेन सू, चल जल्दी कर, मुझे काम पर जाना है। मेरे पास तेरे साथ समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है। जैसे ही उसने सुना कि मैं चिढ़ रहा हूँ, वो जल्दी से उठी, बैग टांगा और पिछले दिनों की तरह सिर झुकाए मेरी तरफ चल दी। वो आगे चल रही थी और मैं कुछ कदम पीछे। डूबता सूरज हमारी परछाइयों को लंबा कर रहा था। एक आगे, एक पीछे, खामोशी ही इकलौती धुन थी। हम मुश्किल से स्कूल के गेट से बाहर निकले थे कि तभी मुसीबत आ खड़ी हुई। 3 लड़के जीन्स पहने, मुंह में सिगरेट लिए रास्ता रोककर खड़े थे। उनमें से एक सरगना हाथ मलता हुआ चेनसू के पास आया। छोटी लड़की, स्कूल छूट गया, हम तुम्हें बहुत देर से वेट कर रहे थे, चल हमारे साथ थोड़ी देर ग्राउंड खेलते हैं। चेनसू डर गई, एकदम से सहम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिना सोचे वो पीछे हटी और लगभग मुझसे टकरा गई। मैंने उसे पकड़कर अपने पीछे खड़ा कर दिया और उन बदमाशों के बीच में आ गया। गंभीर चेहरे के साथ बोला, निकलो यहाँ से। पास के 2 बदमाश गालियां देते हुए आगे बढ़े। हमारा सरदार इस लड़की पर अपनी नजर रखता है, ये इसका सौभाग्य है। जल्दी निकल यहाँ से, मैंने धीरज से कहा। आखिरी बार कह रहा हूँ, निकलो। वो बोले, आप कौन होते हैं? किनारे हट जाओ। बस फिर क्या था? उसी पल एक बदमाश ने गाली देते हुए मुझ पर मुक्का झोंक दिया। मैं एक कदम बाजू हटकर बच गया और उसी गति में उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरे हाथ से मैंने अपना फोन मजबूती से थामा और उसकी नाक पर पूरी ताकत से मारा। एक चीख के साथ वो सीधा नीचे बैठ गया। बचे हुए 2 बदमाश ये देखकर साफ डर गए। उन्होंने धमकी देते हुए कहा, बस देख लेना, और अपने घायल साथी को लेकर भाग निकले। मैंने गहरी सांस ली। चेनसू, जो अभी भी डरी हुई और सुन्न होकर कौंप रही थी, उसकी कलाई पकड़ी और हम चल दिए। हम रिहायशी इलाके तक पहुंचे। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। पूछा, इतने दिन तुम बाहर क्यों नहीं निकली? गेट पर वही लोग थे ना। उसने सिर नहीं उठाया। अपनी उंगलियों से घबराकर कपड़े के किनारे से खेल रही थी। धीरे से, नाक से हूं क्या? मैंने कहा, अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे सीधे बता देना, नहीं तो तुम अकेले। सच में ऐसे सिमट कर रहने से क्या होता है? वो फुसफुसाई, ठीक है। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी ऊपर जाओ। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। मैंने मुंह फेर लिया और बिना पीछे देखे बड़े बड़े कदमों से रिहायशी इलाके से बाहर निकल गया। लगा जैसे मेरी पीठ पर बहुत देर तक नजरें टिकी रहीं, शायद उस दिन के डर की वजह से। अगले 2 दिनों में चेनसू वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पहले वो अकेले आगे चलती थी और जानबूझकर मुझसे दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन अब वो मेरे बिल्कुल करीब चलने लगी। कभी कभी अगर कोई लड़का उसे ज्यादा देखता तो वो बिना सोचे मेरे और करीब आ जाती। ये बदलाव मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार मैंने चेन आंटी से वादा किया था कि जब तक वो सलामत घर नहीं पहुंच जाती, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी भी हम ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन पहले वाला वो स्पष्ट तनाव काफी हद तक कम हो गया था। मैं सोच रहा था कि इस हफ्ते के बाद मैं मैनेजर से कहकर अपनी शिफ्ट दिन की कर लूंगा। भले ही रात की शिफ्ट थोड़ी ज्यादा पैसे देती है। लगातार उल्टे सीधे समय में काम करना मेरे बदन पर भारी पड़ने लगा था। रविवार रात को जब मैं अपनी आखिरी रात की शिफ्ट में जाने के लिए तैयार हो रहा था, मेरा फोन बजा। चेन आंटी का मैसेज था, जियाओ यू, आंटी वापस आ गई है। इन दिनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत मेहनत की। कल रात को खाने पर आ जाना, आंटी कुछ अच्छा बनाएगी।
मैंने स्क्रीन पर देखा, मेरी उंगलियां कीपैड पर टिकी रहीं। मेरा पहला रिएक्शन था मना कर दूं। मैं तो अलग रहने लगा था। वहां खाने पर जाने का क्या मतलब था? थोड़ी शर्म की बात थी, लेकिन सोचा मैंने वो 2000 रुपये तो ले लिए थे और काम भी खत्म कर दिया था। शिष्टाचार के तौर पर जाकर एक बार सलाम करना और बातें साफ करना सही रहेगा। साथ ही बहुत दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। आखिर में मैंने हाँ कर दी। सोमवार की रात तय समय पर मैंने चेन आंटी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो मैं लगभग पहचान ही नहीं पाया। चेन आंटी ने बैंगनी रंग का सिल्क का आईपीओ पहन रखा था, हल्का सा मेकअप किया था। एक झलक देखकर मैं थोड़ा दंग रह गया। मेरा गला बिना सोचे हिल गया। तब तक आंटी ने मुस्कुराकर मुझे अंदर बुलाया, आओ बेटा बैठो। मैं संभल गया और लिविंग रूम में गया। वहां चेनसू को देखकर मैं फिर से चौंक गया। उसने अपना स्कूल यूनिफॉर्म या घर के कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एक सफेद ड्रेस पहनी थी। उसके बाल कंधों पर आकर गिर रहे थे। वो हमेशा की तरह चुभने वाली नहीं, बल्कि ताजी और जवानी से भरपूर लग रही थी। उसने मुझ पर एक नजर डाली और फिर जल्दी से सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां अनाड़ीपन से उसकी गोद पर टिक गईं। उसके कान हल्के लाल हो गए। खाने की मेज पर माहौल थोड़ा अजीब और तनावपूर्ण था, लेकिन उससे कहीं बेहतर था जो मैंने सोचा था। चेनसू चुपचाप खा रही थी, हालांकि वो पहले की तरह मुंह नहीं फुला रही थी या घृणा से नहीं देख रही थी। आंटी बार बार मुझे खाना परोस रही थी, फिक्र से मेरे भविष्य के बारे में पूछ रही थी और मुझे वापस उनके साथ रहने और पढ़ाई जारी रखने के लिए मना रही थी। जियाओ, यू वापस यहीं रह ले। आंटी स्कूल से बात करेगी या तू पढ़ना चाहेगा? वो धीरे से समझा रही थी, तू अभी बहुत छोटा है, यूं काम करते करते हमेशा नहीं चल सकता। मैं चावल के दानों से खेलते हुए हाँ नहीं कर रहा था। आपने बहुत मेहरबानी की आंटी, मैं अब ठीक हूं। स्कूल का रास्ता मेरे बस का नहीं है। उन्होंने पूछा, तो फिर तेरा क्या प्लान है? मैंने कहा, पहले काम करूंगा, थोड़े पैसे बचाऊंगा। मैंने रुककर तुरंत झूठ बोला, फिर देखूंगा, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूंगा। चेन आंटी ने मेरी तरफ देखा और आखिर में बस एक हल्की सी सांस ली। उन्होंने जोर नहीं किया, बस एक और प्लेट में खाना डालते हुए कहा, तो फिर कम से कम खाने पर तो आते रहा कर, ठीक है? चेनसू का भी साथ हो जाएगा, वो भी अकेले बोर होती है। मैंने स्पष्ट रूप से सिर हिला दिया। ये खाना इसी बाहरी शांति, लेकिन अंदर ही अंदर कई बातों के दबाव के बीच खत्म हुआ। मैंने केटीवी वाली नौकरी छोड़ दी। एक रात की शिफ्ट में बहुत शोर था। जब मैं फलों की ट्रे लेकर उस वीआईपी रूम में घुसा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां वही 3 बदमाश होंगे। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। वो सरगना, जिसकी नाक पर अभी भी एक बेतुकी सी पट्टी लगी थी, जैसे ही मुझे देखा पहले तो चौंका, फिर अचानक शराब की बोतल फेंक कर खड़ा हो गया और उंगली उठाकर चिल्लाया, तू ही था? मेरा दिल बैठ गया। मैं जान गया था कि आज रात बुरी तरह से खत्म होने वाली है। इससे पहले कि मैं बाहर निकलता, उन लोगों ने नई आई बियर की पेटी को जानबूझकर फर्श पर पटक दिया। कांच के टुकड़े और शराब बिखर गए। जब मैनेजर ने मुझे अंदर साफ करने भेजा तो वो सरगना सोफे पर लेटा हुआ था और मुझे उकसाने वाली मुस्कान देख रहा था। मैंने अपना गुस्सा पी लिया, सिर झुकाकर उस गंदगी को साफ करने लगा। जैसे ही मैं झुका, किसी ने जोर से मेरी पीठ पर पैर रख दिया। छिए, पिछली बार तू बहुत अच्छा लड़ता था ना? मैं फट से उठा। हाथ में एक टूटी हुई बोतल का टुकड़ा था और मैंने उसे घोंप दिया। वीआईपी रूम तुरंत अफरा तफरी में बदल गया। सब एक साथ मुझ पर टूट पड़े। मुक्के और लात बारिश की तरह बरस रहे थे। मेरी आंखें लाल हो गई थीं। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। बस वो सरगना उठा नहीं रहा था। मैं बस उसे पीटे जा रहा था। पता नहीं कब तक पीटता रहा। तभी सिक्योरिटी आ गए और हमें जबरदस्ती अलग किया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। असल में वो सरगना फर्श पर पड़ा कराह रहा था। पूरा कमरा तबाह हो चुका था। स्क्रीन टूटी थी, टेबल पलट गई थी। बाद में मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसने मुझे डांटा नहीं, बस बहुत देर तक चुपचाप देखता रहा। फिर एक ड्रॉवर से एक मोटा सा लिफाफा निकालकर मेरे सामने रख दिया। अंदर नए नोटों की 2 गड्डियां थीं। वो बोला, ये तुम्हारा हक है, ये साफ है, लेकिन मेरे लिए बहुत बुरा असर डालता है। पैसे लो और यहां से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ, कोई अच्छा काम ढूंढो। मैंने उस लिफाफे को दबाया। उसमें कम से कम 30,000 रुपये थे, जो मेरी कई महीनों की सैलरी से भी ज्यादा थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। मैं उस छोटे से किराए के कमरे में लौटा। बिस्तर पर गिरा तो दर्द से कराह उठा। काफी देर आराम करने के बाद मैंने मुश्किल से उठकर उस लिफाफे को गिना जो मैनेजर ने दिया था। उसमें अपनी पुरानी बचत और चेन आंटी के दिए वो 2,000 रुपये भी मिला दिए। कुल मिलाकर 40,000 रुपये से कुछ ज्यादा थे। मेरे हाथ में पैसों की एक मोटी गड्डी थी जो बहुत भारी लग रही थी। मेरे शरीर पर चोटें अभी भी दर्द कर रही थी, लेकिन पहली बार मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो गया था। ये पैसे शायद मेरी उस दीदी को ढूंढने के लिए काफी थे। मैंने फैसला किया, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं उन्हें ढूंढने निकल जाऊंगा। उन दिनों जब मैं ठीक हो रहा था, चेन आंटी ने कई बार मुझे खाने पर बुलाया। फोन पर उनकी आवाज हर बार चिंतित हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं वो कुछ पता न लगा लें, इसलिए मैंने तरह तरह के बहाने बनाकर इनकार कर दिया। यहां तक कि एक दिन वो फोन पर सच में नाराज हो गई। जियाओ यू, क्या तू मुझे अपनी आंटी नहीं समझता? क्या तेरे लिए खाने पर आना इतना मुश्किल है? मैं मजबूर हो गया और उस दिन जाने से पहले मैंने खुद को पूरी तरह छुपा लिया। एक काला हुडी और ढीली ढाली लंबी पैंट पहनी, हुड भी खींच लिया ताकि मेरे शरीर पर लगी कोई चोट या पट्टी दिखाई न दे। जब मैं उनके घर पहुंचा, चेन आंटी खाना बना रही थी और नए टीवी के बारे में चिंतित थी। उसका डिब्बा अभी भी फर्श पर पड़ा था। आंटी ने किचन से एप्रन पहने हुए कहा,
जी आओ, तू बिल्कुल सही समय पर आया। आंटी की मदद कर दे। ये टीवी उठाकर टीवी स्टैंड पर रख दे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आमतौर पर यह वजन मेरे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हर कदम पर थकान और दर्द बेहाल कर रहे थे। मेरे जख्म मोटे हुडी के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन मुझे ठंडे पसीने में भिगो चुके थे। मैं मना नहीं कर सकता था, इसलिए दांत पीसकर आंटी के साथ उस भारी टीवी को फर्श से उठा लिया। उसी पल मेरे पेट में खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई गर्म लोहा चिपक गया हो। लगभग टीवी गिरी गया था, लेकिन किस्मत से आंटी ने टीवी रखा और जल्दी से किचन में लौट गई। उन्होंने मेरी हालत पर ध्यान नहीं दिया। मैं दीवार के सहारे खड़ा होकर सांस ले रहा था। मेरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें उठाई, मैंने चेन सू को देखा। पता नहीं कब वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। उसकी नजर मेरी पीठ पर थी, मेरी निचली पीठ के उस हिस्से पर जहां एक धब्बा धीरे धीरे फैल रहा था, खून का धब्बा। मैं घबरा गया। बिना सोचे मैंने अपना बाजू बगल कर लिया, उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो सीधे मेरे पास आई। एक शब्द न बोलती हुई उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मैं अवाक रह गया। उसे अपने उस कमरे में ले जाने दिया जहां हल्की सी खुशबू आ रही थी। उसने एक हाथ से दरवाजा बंद किया, अलमारी के नीचे से एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बोली, तुम फिर से किसी से लड़े? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, उसमें एक जटिल भावना थी, जैसे डांट भी रही हो और कुछ और भी। उसने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो। मैं वहीं खड़ा रहा, डर रहा था कि कहीं मेरा खून उसकी साफ सुथरी चादरों पर न लग जाए। उसने सख्त लहजे में फिर कहा, बैठो। उसमें कोई इनकार करने की गुंजाइश नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे बिस्तर के किनारे पर बैठा दिया। बॉक्स खोला, आयोडीन, कैंची और पट्टी निकाली। उसके हाथ थोड़े अनाड़ी थे, लेकिन बेहद सावधानी से। जैसे ही उसने मेरी टी शर्ट का किनारा उठाया, वो हाँफ उठी। कपड़ा जख्म से चिपक गया था और उसे धीरे से अलग करना पड़ा। उसने उस भयानक घाव को देखा। उसकी भौहें तन गईं। वो इतनी एकाग्रता से देख रही थी, मानो कोई बहुत बड़ा काम कर रही हो। मैं नीचे देख रहा था। उसका साइड प्रोफाइल बहुत करीब था। उसकी लंबी लंबी पलकें हिल रही थीं। वो बहुत धीरे सांस ले रही थी, जैसे मुझे चोट पहुंचाने से डर रही हो। सच कहूं तो चेनसू वाकई खूबसूरत थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि लगभग पारदर्शी लगती थी, और इस वक्त उसका यह ध्यान से काम करने वाला और थोड़ा सहानुभूति भरा अंदाज उसके पुराने उस अंदरूनी जिद्दी और चुभने वाले स्वभाव से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं एक पल के लिए खो गया। उसने साफ सफाई की, दवा लगाई और फिर से पट्टी कर दी। पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोली। काम खत्म करके उसने सिर उठाया। अचानक उसके गालों पर दो साफ लालिमा दिखाई दी। उसने मेरी तरफ देखने की बजाय अपनी नजर हटा ली। उसकी आवाज मच्छर के भिनभिनाने जैसी धीमी थी। तुम वादा कर सकते हो कि अब और नहीं लड़ोगे? मैं थोड़ी देर दंग रहा, फिर मुश्किल से अपने गले से 3 शब्द निकाले, कोशिश करूंगा। लेकिन कागज आग को छुपा नहीं सकता था। खाने के दौरान मैं अपना सिर झुकाए बहुत धीरे धीरे और सावधानी से चबा रहा था, ताकि मेरे चेहरे पर लगे जख्मों को हरकत ना आए। चेन आंटी को जल्द ही कुछ गड़बड़ लगी और आखिरकार उन्होंने सब पता लगा लिया। मैंने झूठ बोला कि रात को चलते समय गिर गया। आंटी ने मुझे कुछ सेकंड तक घूरा, फिर सांस ली। उनके स्वर में अटूट दुख और डांट थी। बेटा, तू हमेशा इतना लापरवाह रहता है, अकेला रहता है, अपना ख्याल रखना भी नहीं जानता। इस बार मत जिद करना, यहीं रहे जब तक तेरे जख्म पूरे नहीं हो जाते। मैं अभी भी मना करने ही वाला था कि इस बार वो सच में नाराज हो गई। उनके लहजे में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। इस पर कोई बात नहीं, अगर तू आज भी मुझे अपनी आंटी मानता है तो मान। लेफ्टिनेंट। उनकी गंभीर और चिंतित आंखों को देखकर मेरे मुंह पर आ रहे शब्द वापस लौट गए। आखिर में मैंने सिर हिला दिया। मेरा पुराना कमरा, जहां मैं पहले रहता था, अभी भी मेरे लिए रखा हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा। बिस्तर की चादरें फूली हुई थी, धूप की खुशबू आ रही थी। ये रिकवरी का समय मेरी जिंदगी में एक अजीब और मुलायम दौर बन गया। चेन आंटी रोज कोई न कोई पौष्टिक सूप बनाती, चिकन, मछली, हड्डियां, हर दिन कुछ नया। और वो तभी संतुष्ट होती जब मुझे पीते हुए देखती। और चेनसू ने खुद ही मेरी पट्टी बदलने की जिम्मेदारी ले ली। वो रोज ठीक समय पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती। उसकी हरकतें दिन ब दिन चालाक और मुलायम होती जा रही थी। आयोडीन में डूबी रुई जख्म के आसपास सावधानी से साफ करती और अपने हल्के से फुलाए होठों से धीरे धीरे फूंक मारती। एक ठंडी हवा मेरी त्वचा को छूती, थोड़ा दर्द तो कम करती, लेकिन बदले में एक अजीब सी खुजली पैदा कर देती। और उसे क्या हो गया था मुझे समझ नहीं आता था, जैसे उसका स्वभाव ही बदल गया हो। वो मेरे साथ ठंडाई नहीं करती थी, बल्कि उसके पास काम हो या न हो, वो मेरे कमरे में आ जाती। कभी अपनी किताबें लेकर जिद करती कि मैं उसे सुनाऊं। मुझे समझ नहीं आता था कि इतनी बड़ी होकर कैसे बच्चों जैसी हरकतें करती थी। कभी कहीं से जंगली फूल लेकर आती, फूलदान ढूंढती, बड़े अनाड़ीपन से सजाती और फिर मुझसे पूछती कि किस कोण में अच्छा लग रहा है। कभी बस अंदर आकर कहती, आज बहुत अच्छी धूप है, मैं तुम्हारी रजाई निकालकर हवा लगा देती हूँ, और फिर रजाई लेकर भाग जाती। मुझे अकेला छोड़कर बेवकूफों की तरह खिड़की से बाहर देखता रहता। वो हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर मेरे पास रहती, फिर ज्यादा बात नहीं करती, बस चुपचाप पास में बैठी रहती। बीच बीच में मुझे छुप कर देखती। हर बार जब मैं उसकी तरफ देखता, वो तुरंत अपनी नजरें फेर लेती। उसका चेहरा लाल हो जाता और वो नाटक करती कि अपने हाथ में कुछ न कुछ कर रही है। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे गर्मजोशी भरा दौर था, बिना किसी चौकसी के, बिना किसी लड़ाई के। बस खाना, दवा, सोना और चेनसू के प्यारे अनाड़ी कामों से निपटना। हालांकि ये बहुत से लोगों के लिए सामान्य बात है, यहाँ तक कि एक उबाऊ दिनचर्या भी। लेकिन मेरे लिए ये वो गर्मजोशी थी जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी।
जैसे ही मेरा जख्म पूरी तरह भरा, मैंने जाने का फैसला किया। उस सुबह मैंने झूठ बोला कि मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें खाना और रहने की व्यवस्था है। मैंने चेन आंटी से विदा ली। वो मानती तो नहीं थी, लेकिन ये सुनकर कि नौकरी अच्छी है और रहने की भी व्यवस्था है, वो थोड़ा मान गई। उन्होंने मुझे बहुत सारी नसीहतें दी। जब मैं बाहर निकल रहा था, चेन सू ने मुझे दरवाजे तक छोड़ा। सिर झुकाए, धीमी आवाज में बोली, अपना ख्याल रखना, अगर समय मिले तो खाने पर आ जाया कर। और फिर जल्दी से उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लोगों से मत लड़ना। मेरे दिल के एक छोटे से हिस्से में हलचल हुई, लेकिन चेहरे पर मैंने भावनाएं नहीं दिखाई। बस हूं कहकर मैंने मुंह घुमाया और सीढ़ियां उतर गया। अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए हुए 40,000 रुपए को कसकर पकड़े। मैं एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर खड़ा था। पहली बार मुझे अपने लक्ष्य की दूरी और अनिश्चितता महसूस हुई। दुनिया इतनी बड़ी है, मैं उन्हें ढूंढूं कहां? ध्यान से सोचने पर इस बारे में कुछ जानने वाला शायद सिर्फ मेरा पिता था। जेल में मिलने के फॉर्म भरवाना कहीं ज्यादा मुश्किल था जितना मैंने सोचा था। एक मोटे कौच के पार मैंने देखा मेरे पिता को लाया जा रहा था। वो बहुत दुबले हो गए थे, उनकी पीठ थोड़ी झुक गई थी, कनपट्टी के बाल सफेद हो गए थे, उनके चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ दिख रही थी। जेल के दिन आसान नहीं थे। जब उन्होंने मुझे देखा, उनकी धुंधली आंखों में साफ हैरानी चमक आई। हमने फोन उठाए। एक अजीब तनावपूर्ण खामोशी थी। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। पड़ोस वाली दीदी, वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए थे? क्या तुम्हें याद है? वो एक पल के लिए अवाक रह गए, जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ये पूछूंगा। उन्होंने मुझे एक जटिल भावना से देखा, फिर सांस ली। लगता है पड़ोसी प्रांत ई में चले गए थे। पक्का पता नहीं, बस किसी से सुना था कि वहां उनके रिश्तेदार हैं। हालांकि अभी भी एक बड़ा इलाका था, लेकिन मुझे कम से कम एक दिशा मिल गई थी। उसके बाद हमने कुछ सामान्य बातें की, कोई खास नहीं। जाने से पहले मैंने उनके खाते में थोड़े से पैसे छोड़े, ज्यादा नहीं, लेकिन मेरी तरफ से आखिरी एहसान था। जाने से पहले मैं स्पेशली हेयर सैलून गया। उन चमकीले पीले बालों को फिर से काला करवा लिया। 2 नए कपड़े भी खरीदे, सादे टी शर्ट और पैंट। होटल के छोटे से शीशे के सामने खड़ा होकर मैं उस काले सीधे बालों वाले शख्स को देख रहा था जो साधारण कपड़े पहने था, कुछ हद तक मजबूत और थोड़ा अजनबी सा लग रहा था। सच में मैं एक भले इंसान की तरह लग रहा था। अपने पिता से मिली स्पष्ट दिशा का पालन करते हुए मैं बस में सवार होकर एक्स लाइन से शहर पी की तरफ चल दिया। किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। मैंने काउंटी के चक्कर लगाए और 2 दिन तक पूछताछ की। आखिरकार मुझे कुछ सुराग मिल गए। उनका परिवार कुछ साल पहले यहाँ आ गया था, एक रिहायशी इलाके में। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सोच में डालने वाली बात एक पड़ोसी की बेमतलब सी टिप्पणी थी। अरे, तुम बात कर रहे हो लिन परिवार की बड़ी बेटी की? वो तो बहुत पहले शादी कर चुकी है, उसके बच्चे अब सोया सॉस लाने जाने लगे हैं। यह खबर मेरे दिल पर पत्थर की तरह गिरी। एक सन्नाटा, कोई स्वाद समझ नहीं आ रहा था। रात को एक सस्ते होटल में लेटा, बस बिस्तर पर बैठा, छत पर फैले पानी के दाग देख रहा था। मेरा दिमाग अस्त व्यस्त था। मैंने उन्हें ढूंढ लिया। अब आगे क्या? भाग कर जाकर कहूं मैं वही बच्चा हूं, या पूछूं कि उन्हें वो गेम याद है? ये बिल्कुल हास्यास्पद है। वो शुरू से ही एक गलती थी, एक गलती जो न तो शुरू होनी चाहिए थी और न ही मुझे उसे जारी रखना चाहिए था। लेकिन जब तक मैं इतनी दूर आ गया हूं, अगर एक बार भी न देखा तो लगेगा जैसे मैंने सब बेकार किया। चलो बस एक झलक देख लेता हूं, बस अपने आप को इतने सालों का हिसाब देने के लिए। अगले दिन मैं उस रिहायशी इलाके के पते पर पहुंचा। एकदम साधारण सा इलाका था, लेकिन साफ सुथरा। मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, बस सड़क के उस पार एक पेड़ की छांव में छुपकर बैठ गया। सुबह से लेकर सूरज सिर पर आ गया। लगभग दोपहर हो गई, तब वो आखिरकार दिखी। वो एक 3-4 साल की छोटी बच्ची का हाथ पकड़े धीरे धीरे रिहायशी इलाके से बाहर निकल रही थी। वो उस तस्वीर से बिल्कुल अलग लग रही थी जो मेरे दिमाग में थी। उन्होंने एक साधारण घर की ड्रेस पहनी थी, बाल बेतरतीब से बांधे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत ही मुलायम मुस्कान थी। वो ध्यान से उस बच्ची की बातें सुन रही थी। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। वो बहुत शांत और बहुत खुश लग रही थी। मैं दूर से उन्हें देखता रहा कि वो बच्ची के साथ इलाके के हरे भरे हिस्से में खेल रही हैं और फिर धीरे धीरे वापस जा रही हैं, जब तक उनकी परछाई बिल्डिंग के गेट में गायब नहीं हो गई। मेरे दिल पर इतने सालों से जो पत्थर पड़ा था वो अचानक ढीला लगा और फिर चुपचाप नीचे लुढ़क गया। न वो जोश था जो मैंने सोचा था, न गुस्सा, बस एक अजीब सा खालीपन और राहत थी। मैंने उन्हें देख लिया और ये ही था। मैंने गहरी सांस ली और बस स्टॉप की तरफ मुड़ गया। अब घर लौटना चाहिए। मैं चेन आंटी के घर लौटा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, माँ बेटी दोनों सन्न रह गई। चेन आंटी ऊपर से नीचे मेरा मुआयना कर रही थी। उनकी आंखों में हैरानी और संतोष था। चेन सू तो जैसे खोई हुई सी लग रही थी। उसके गाल हल्के लाल हो गए और फिर उसने अनजाने में अपने होंठ काट लिए। वो चमकीले पीले बालों वाला चुभने वाला युवक जा चुका था। शीशे में जो शख्स था उसके सीधे काले बाल थे, सादी टी शर्ट और पैंट। मुझे भी वो एक अजनबी लग रहा था। मैं बचे हुए पैसों का हिसाब लगा रहा था। क्या छोटा सा व्यवसाय शुरू करूं या कुछ और? तभी चेन आंटी ने कहा, जियाओ यू, आंटी की सुन, वापस स्कूल जा, कम से कम हाई स्कूल तो खत्म कर, एक डिप्लोमा तो ले ले, यही सही रास्ता है। मैंने माथे पर बल डालते हुए घुर्राया। मैं अभी भी अंदर ही अंदर उलझन में था। उन पुरानी बेकार किताबों के पास लौटना लड़ाई से भी ज्यादा थका देने वाला था। तभी अप्रत्याशित रूप से चेन सू भी पास आकर धीरे से बोली, वापस स्कूल जाओ। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा, थोड़ी सी उम्मीद के साथ। उन दोनों को देखकर मैंने अचानक सोचा,
शायद कोशिश करना इतना बुरा नहीं होगा। आखिर में मैंने सांस ली और सिर हिला दिया। ठीक है, आप लोग जैसा कहो। सच में चेन सू की आंखें तुरंत जगमगा उठी। उसके होठों के कोने बिना रुके ऊपर उठ गए। वो पूरी तरह निखर गई। तो मैं फिर से स्कूल लौट आया। रोज रोज किताबों से सिर फोड़ना, सुबह जाना और शाम को वापस आना। लेकिन ये सब पहले से बिल्कुल अलग था। अब हर दिन स्कूल आते जाते चेन सू अब आगे आगे नहीं चलती थी, बल्कि मेरे बिल्कुल बगल में, इतनी करीब कि हमारे बाजू कभी कभी छू जाते। क्लास में कभी कभी मुझे लगता कि कोई एक तरफ से मुझे देख रहा है। जब मैं सिर घुमाता तो पाता कि वही है, बिना किसी वजह अपने आप मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में चमक है। मैं धीमी आवाज में कहता, क्या देख रही हो पगली? और उसके माथे पर एक उंगली से हल्का सा मारता। वो तुरंत होश में आती। उसके गालों पर लाली छा जाती। शर्म और चिढ़ से वो मेरे बाजू पर एक मुक्का मारती, जोर से नहीं, बल्कि जैसे गुदगुदी कर रही हो। वो बोलती, तेरा कोई बाप नहीं, और फिर जल्दी से मुंह घुमाकर नाटक करती कि किताब पढ़ रही है। एक दिन छुट्टी के दिन चेन सू हिचकिचाते हुए मेरे पास आई और पूछा कि क्या मैं उसके साथ बाहर घूमने चलूंगा। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे बाहर जाने को कहा था। मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। वो सारी सुबह अपने कमरे में सजती धजती रही। जब वो बाहर निकली तो मैं एक पल के लिए चकाचौंध हो गया। उसने एक बहुत ही सादा स्किन कलर की ड्रेस पहनी थी। बड़े ध्यान से बाल बनाए थे। उसके चेहरे पर एक शर्मीली लेकिन उम्मीद से भरी मुस्कान थी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बाहर चल दी। चलो चलो, क्या देख रहे हो? सच कहूं तो किसी लड़की के साथ शॉपिंग करना मेरी जिंदगी की सबसे थकाने वाली चीजों में से एक था। चेन सू की ऊर्जा डरावनी थी। वो एक दुकान से दूसरे दुकान में भागती और ऊपर से जिद करती कि मैं बिल्कुल उसके पास चिपका रहूं और उसे मेरी राय दूं। मैं बस कोई जगह ढूंढ कर लेट जाना चाहता था। आखिरकार खाने का समय हुआ। वो स्ट्रॉ चूसते हुए बोली, आज दोपहर बाद कहाँ चलना चाहते हो? मैं अवाक रह गया। पहले मैं अपने छुट्टी के दिन लड़ाई करता था या साइबर कैफे में बैठता था, कहाँ जाता था, लेकिन मैं उसे साइबर कैफे में सिगरेट के धुएं के बीच नहीं ले जा सकता था, है ना? तभी मुझे सड़क पर लगा एक्वेरियम का विज्ञापन याद आया। वो चमकीला नीला था, कुछ नया और अलग लग रहा था। साथ ही मैं खुद भी कभी वहां नहीं गया था। हम एक्वेरियम गए। बिल्कुल विज्ञापन जैसा, अंदर बहुत बड़ा और सुंदर था। नीली रोशनी पानी की लहरों में झूल रही थी। तरह तरह की मछलियां इधर उधर तैर रही थी। चेन सू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उत्तेजना में वो मेरी कलाई पकड़कर एक टैंक से दूसरे टैंक तक दौड़ती रही। डॉल्फिन के शो के दौरान भी वो बातें करती रही, लेकिन मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। सिर घुमाया तो वही थी, बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, इतना क्यों देख रही हो? वो मुस्कुराते हुए, आंखें मिचकाते हुए बोली, तुझे नहीं बताना। फिर करीब आकर धीमी आवाज में बोली, आज रात मेरे साथ एक और फिल्म देखने चलोगे प्लीज? मैंने कहा, ठीक है। अंत में उसने एक रोमांटिक फिल्म चुन ली। मुझे इस तू मैं वाली फिल्मों से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर में मैं सीट के सहारे लेटकर सो गया। नींद में मुझे अपने हाथ के पीछे कुछ गर्म और मुलायम छूता हुआ महसूस हुआ। मैंने आंख खोली तो देखा चेन सू का हाथ धीरे से मेरे हाथ पर था। उसने अपना सिर बगल में घुमा रखा था और फिर से उसी अंदाज में मुझे देख रही थी। उसकी आंखें एक्वेरियम की सबसे साफ लहरों की तरह चमक रही थी। हवा अचानक थोड़ी घनी हो गई। आसपास की सारी आवाजें धुंधली हो गई। उसके गाल लाल थे। उसने पलकें झपकाई और अचानक हिम्मत जुटाते हुए फिर तुरंत पीछे हट गई। हालांकि उसके कानों की लाली उसके घबराहट को छुपा नहीं पा रही थी। मैं बिल्कुल अवाक खड़ा रहा। उस गर्म नम एहसास को मैं अपने होठों पर महसूस कर रहा था, जैसे कोई परी मेरे दिल को गुदगुदा रही हो। एक अजीब सी, थोड़ी अद्भुत सी अनुभूति। जब हम इलाके के पास वाले पार्क में पहुंचे तो उसने अचानक मुझे एक बेंच पर घसीट लिया। उसने सिर झुकाया। उसकी आवाज मच्छर की तरह धीमी थी, मुझे माफ कर देना, मैंने उस समय सही नहीं किया था। मैंने पूछा, किस लिए? वो बोली, स्कूल में जब मैंने तुम्हारे पिता के बारे में कहा था, मैं बहुत बुरी थी उस दिन। उसकी आवाज में पछतावा था। मुझे अचानक थोड़ी अजीबता महसूस हुई। मैंने अपने बाल खुजलाते हुए कहा, उस बात ने मुझे गुस्सा दिलाया था। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने ही वाला था। बाद में सोचा तो लगा मैं उस समय पूरी तरह बेवकूफ था। कोई बात नहीं, मैंने बहादुर बनकर अपना चेहरा फेर लिया। बहुत पहले भूल चुका हूं। लगा जैसे वो थोड़ी हल्की हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि चेन सू जैसी लड़की कोई राज नहीं रख सकती। कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। उस दिन चेन आंटी ने मुझे स्पेशली लिविंग रूम में बुलाया। उनका चेहरा काफी गंभीर था। मैं बहुत घबरा गया था। सोच रहा था डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने सांस ली और असामान्य रूप से मुलायम लहजे में कहा, जियाओ यू, आंटी पुराने ख्यालों वाली नहीं हूं। मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। सच में खुशी है। मैं अवाक रह गया। थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। वो थोड़ा सख्त होते हुए बोली, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा काम अभी पढ़ाई है। आंटी से वादा करो कि तुम अच्छे से पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की पूरी कोशिश करोगे, तभी तुम भविष्य में सू चेन सू को अच्छी जिंदगी दे पाओगे, समझे?
मैंने उनकी उम्मीद और भरोसे से भरी आंखों को देखा और सिर हिला दिया। अब तो चेन सू और भी ज्यादा सत्ताधारी हो गई थी। स्कूल के बाद समय पर घर लौटना, किसी दूसरी लड़की से एक शब्द भी ज्यादा बोल दिया तो उसके होंठ इस तरह फूल जाते थे मानो उस पर तेल की बोतल लटका दी हो। और सबसे बड़ी बात थी पढ़ाई। वो मेरे पीछे पड़ जाती, रोज मेरी जान निकाल देती, मुझसे सवाल हल करवाती और शब्द याद करवाती। वो मुझसे भी ज्यादा मेरी चिंता करती थी। पढ़ाई के अलावा मैं बाकी सब कुछ नाश कर सकता था, लेकिन ये पढ़ाई सच में मेरी जान ले रही थी। इस मीठी यातना के बीच दिन तेजी से बीत रहे थे। 2 साल पलक झपकते ही बीत गए। गाओकाओ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आए, सब कुछ साफ हो गया। मेरा एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। मेरी माँ यानी चेन सू ने सबकी उम्मीदों के उलट अपने कॉलेज के पास ही एक साधारण सेकंड ईयर कॉलेज में दाखिला ले लिया। जिस दिन एडमिशन लेटर आया, मैं खुद अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रहा था। 18 साल पूरे होने के कुछ ही समय बाद एक सूट बूट पहने आदमी जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था मुझसे मिला। उसने कहा कि वो वकील है। उसने बताया कि मेरी माँ जन्म देने वाली चल बसी। मरने से पहले उसने कहा कि वो मुझसे मिलने का चेहरा नहीं रखती, लेकिन उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। उसकी उम्मीद थी कि मैं अच्छे से रहूं। उस माँ के बारे में मेरी याद में बस उनकी पीठ की एक धुंधली सी तस्वीर थी और पैसे लेकर भागने का लेबल। मेरे दिल में एक अनकही सी अनुभूति के अलावा कोई गम नहीं था। उस वकील ने मुझे कागजात दिए और साइन करने को कहे। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी लिस्ट पर शून्यों की लंबी कतार देखी, मेरा हाथ रुक गया। आखिर में मैंने अपने नाम पर साइन कर दिए। एडमिशन लेटर आने के बाद चेन आंटी मुझे स्पेशली जेल ले गई मेरे पिता से मिलने। कांच के पार जब उन्होंने सुना कि मेरा वाकई यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है, तो उनकी धुंधली आंखों में अचानक चमक आ गई। उनके होंठ कौंपे और उन्होंने कई बार अच्छा अच्छा कहा। उनके चेहरे पर की झुर्रियां जैसे थोड़ी सी कम हो गई थी। लग रहा था कि इन सालों में सिर्फ हम ही नहीं बदले हैं। रात को घर लौटा तो चेन आंटी ने खाने की मेज पर ढेर सारे पकवान सजा रखे थे, सब गर्मा गर्म और सुगंधित। चेनसू मेरे बगल में बैठी थी। मेज के नीचे उसने चुपके से मेरा हाथ पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां गर्म थी रोशनी में। उनकी मुस्कान देखकर पहली बार मुझे लगा कि परिवार शब्द का कोई गर्म ठोस अर्थ होता है। गाँव के बाद की उस लंबी छुट्टियों में चेनसू और मैं एक टूर में शामिल हो गए। हम दाली और लिजियांग गए, जहां हम ठहरे थे। उस होटल में एक छोटा सा बगीचा था जहां फूल और घास लगे थे। रात को ढेर सारे तारे दिखते थे। एक रात हम नाइट मार्केट छानकर थक कर लौटे। नहाकर हम हमेशा की तरह बिस्तर पर गिर पड़े। आदत से मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके शरीर से साबुन की ताजा खुशबू आ रही थी। उसके मुलायम बाल मेरी ठोड़ी को छू रहे थे। कमरा बहुत शांत था, बस हमारी सांसों की आवाज थी। अचानक वो मेरी बाहों में करवट बदलकर सीधे मेरे सामने हो गई। अंधेरे में मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसकी गर्म सांसें मेरे गालों को छू रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और झुककर उसे किस कर लिया। वो एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर उसने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर ली। बस जब मैं रुकने ही वाला था, उसने अचानक अपनी बाहें बढ़ाकर मेरे गले को कसकर जकड़ लिया और मुझे जाने नहीं दिया। फिर उसने अपना गर्म चेहरा मेरी गर्दन की दरार में छुपा लिया और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाई, जारी रखो। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे को वो सबसे मुलायम, सबसे गर्म चीजें दे दी। सुबह सूरज की रोशनी पर्दों की पतली दरारों से छनकर आ रही थी और हवा में चमकते धब्बे बना रही थी। मैं बहुत पहले उठकर करवट लेकर चेनसू को देख रहा था, जो अभी भी मेरे बगल में गहरी नींद में थी। वो गहरी नींद में थी। उसकी पलकें धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने धीरे से उसके माथे से बालों का एक लट हटाया। मेरा दिल एक अजीब सी अतुलनीय खुशी से भर गया, लेकिन उसके तुरंत बाद डर की एक और लहर आई। अगर वो दोपहर न होती, अगर मेरे पिता ने मुझे जबरन चेन आंटी के घर न पहुंचाया होता, तो मैं अब कहाँ होता? कहाँ? शायद अभी भी किसी अंधेरे साइबर कैफे में गेम खेल रहा होता, या किसी गंदी जगह पर कुछ 100 रुपयों के लिए लोगों से लड़ रहा होता, एक बेजड़ पत्ते की तरह, हमेशा ढूंढता, हमेशा खोता। वो और चेन आंटी ही थी जिन्होंने मुझे उस गंदे रास्ते से बाहर निकाला। उन्होंने मुझे एक ऐसी छत दी जिसे मैं घर कह सकता था। उन्होंने मुझे एक ऐसा भरोसा और बिना शर्त की गर्मी दी जिसने मेरी लगभग बर्बाद हो चुकी जिंदगी को एक सही रास्ता दिखाया। यहाँ तक कि भविष्य से झांकती रोशनी भी मैं देख सकता था। मैंने धीरे से सांस ली और उसे और भी कसकर बाहों में भर लिया। उसने बेहोशी से कुछ बुदबुदाया और अपने आप मेरी बाहों में सिमट कर और भी अच्छी तरह से सो गई। कॉलेज के 4 साल उंगलियों से रेत की तरह फिसल गए। चेनसू और मैं उसी शहर में रुके रहे। उसके अच्छे नंबर थे और उसका उसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन हो गया। मैंने उस अप्रत्याशित विरासत और उसकी सख्त निगरानी की बदौलत किसी तरह ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने कुछ क्लासमेट्स के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की और काफी अच्छा चल निकला। ग्रेजुएशन के 1 साल बाद मैंने चेनसू से शादी का प्रस्ताव रखा। कोई बड़ा शो नहीं था। उसी घर में जहां हमने पहली बार साथ खाना खाया था। मैं एक घुटने पर बैठा, अंगूठी थामे, बस शब्द निकलने ही वाले थे कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जोर जोर से सिर हिलाया।
चेन आंटी एक तरफ आंसू पोंछ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर चमक थी। उसी साल मेरे पिता की सजा खत्म हुई और वो रिहा हो गए। मैं उन्हें लेने गया। उन्होंने वही पुराने बेढंगे कपड़े पहने थे जो उन्होंने जेल में पहने थे। हाथ में एक पुराना यात्रा बैग था और जेल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर वो भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक को असमंजस में देख रहे थे। जेल के सालों ने उनकी ताकत और उनकी बेचैनी को खत्म कर दिया था। उनकी पीठ थोड़ी झुक गई थी और उनकी आंखों में एक शर्म और थकान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके मुंह से मेरा नाम निकलना चाहा, लेकिन वो हिचकिचाए। मैंने पास जाकर उनके हाथ से बैग लिया और पुकारा, पापा। वो एक पल के लिए चौंके और उनकी आंखें तुरंत लाल हो गई। बार बार सिर हिलाया। मैंने उनके लिए वहीं पास में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया जहाँ चेनसू और मैं रहते थे। दिन शांति से लेकिन ठोस तरीके से बीत रहे थे। मेरे पिता को एक रिहायशी इलाके में गार्ड की नौकरी मिल गई और वो बहुत लगन से काम करते थे। हर दिन खुशी खुशी सुबह निकल जाते थे। कहते थे कि ये नौकरी अच्छी है, लोगों से मिलना होता है और दिमाग शांत रहता है। चेनसू और मैं अपने अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त थे। अगले साल जब उसकी मास्टर्स खत्म हो जाएगी तो हम शादी करेंगे और बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मैं, जो पहले अंधेरे में कैद एक जानवर की तरह था, पूरी दुनिया से लड़ता था। सोचता था कि मेरी जिंदगी बस यही है। जब तक मैं चेन आंटी और चेनसू से नहीं मिला, मैं बालकनी के दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाजे के फ्रेम पर झुककर मैं उन्हें देख रहा था। मेरा अतीत एक अस्त व्यस्त कोहरा था, लेकिन मेरा भविष्य इतना साफ और गर्म कभी नहीं रहा था।